जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आए दोस्तों, देखिए हम साइंस का आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो केवल फिजिक्स का है, जो कि हमारे जितने भी एग्जाम हुए अभी तक के उसमें जो भी क्वेश्चन बार बार आपका रिवाइज हुआ है या फिर रिपीट हुआ है ना, तो मैं उसी क्वेश्चन को आपको लेकर आया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को पिघलाकर चिपका दिया था? ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ा और उन्होंने क्या किया, उसको आपस में चिपका दिया। तो उन साइंटिस्ट का नाम है डेवी। ओके, डेवी नाम के साइंटिस्ट ने बर्फ के दो टुकड़ों को चिपका दिया, उसको रगड़ के या फिर आप बोल सकते हैं कि पिघला करके। देखो होता क्या है ना, जब दो टुकड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट घटते ही, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु घटने से ही क्या होते हैं, वो पिघलने लगते हैं और पिघलने के बाद वो क्या होता है, आपस में चिपकने लगते हैं। आप टेबल पर पानी गिरा करके उसके ऊपर कोई भी बर्तन रखिए और उसको हल्का से उठाइए, देखिएगा वो बर्तन में क्या करेगा, वो चिपकने लगेगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस हुआ था इन दो बर्फ के टुकड़ों के बीच। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, बर्फ को, ठीक है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? देखिए जो बर्फ होता है ना, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है वो पानी भी होता है और थोड़ा सॉलिड पार्ट भी होता है। ठीक है, बर्फ जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड पार्ट में भी होता है और थोड़ा सॉलिड पार्ट में भी होता है। तो जब हम लोग बर्फ को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे ना, तो होता क्या है, दो सिचुएशन होता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। नीचे तो होता है हमारा टेम्परेचर, तापमान जिसको बोलते हैं, ये है हमारा तापमान। ठीक है, और ये दो केस में एक होता है हमारा वॉल्यूम जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं और दूसरे केस में होता है डेंसिटी जिसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आयतन होता है वो उसका जो हमारा ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये 0 है, ये 4 है, आप इसको 10 समझ सकते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी वही होता है, ये 0 है, ये 4 है और ये आप इसको 10 समझ सकते हैं। ये ग्राफ 10 तक ही नहीं होता है, इसके आगे भी आपका बढ़ा रहता है। ठीक है, तो देखिए जो डेंसिटी का जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, जो आयतन का हमारा ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से स्लोप होता है नीचे की तरफ, और जो डेंसिटी का जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, कर्व की तरह होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम, आप यहां देख सकते हैं, अगर आयतन के केस में हम ले, वॉल्यूम के केस में अगर हम लोग ले, तो पहले हमारा जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, आप यहाँ पे पानी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पानी भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी और बर्फ दोनों होता है। ठीक है, तो 0 से देख सकते हैं आप, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 10 की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो हमारा ग्राफ है आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब जो आयतन अभी यहां पर था हमारा, यहां पर था, वो घट रहा है और आयतन घटते 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 यहां पर आया है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो हमारा जो घनत्व है, सॉरी आयतन है, ये एकदम मिनिमम हो गया है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप ग्राफ देख रहे हैं ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस तक अब जब हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आयतन देख रहे हैं आप, डिक्रीज हो रहा है, आयतन घट रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप नीचे की तरफ स्लोप आ रहा है ना, इसका मतलब आयतन घट रहा है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद इसका जो आयतन है ये बढ़ना स्टार्ट हो गया और बढ़ने लगा और ये बढ़ता ही जाएगा। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग किसी भी बर्फ या पानी को गर्म करते हैं तो उसका जो आयतन है शुरुआत में घटेगा एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, आयतन पहले घटेगा, आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ेगा। ये तो हो गया आयतन के केस में। अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी के केस में, घनत्व के केस में क्या होगा।
वही 0 डिग्री सेल्सियस है और हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो डेंसिटी का हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देख रहे हैं आप, यहां से बढ़ रहा है ना, 0 यहाँ पर था, यहाँ पर ग्राफ हमारा यहाँ पर था, बढ़ते 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 यहाँ पर आया है और इस पीक पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम शो कर रहा है। अधिकतम शो कहां पर कर रहा है, इस पीक पर, और ये पीक किसको शो कर रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। और आप देख सकते हैं कि इसी पीक पॉइंट के बाद ये जो स्लोप है ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि ये डेंसिटी अब घट रही है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व हमारा क्या होता है, बढ़ता है, और मैक्सिमम किस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पानी का घनत्व है या बर्फ का जो घनत्व है किस ताप पर अधिकतम होता है। तो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका अधिकतम होता है, और जस्ट इसका अपोजिट जो आयतन होता है बर्फ का या पानी का आयतन जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इसके केस में हम लोग क्या लिखेंगे, घनत्व के केस में घनत्व क्या होगा, पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा घनत्व, उसके बाद घटेगा, उसके बाद घटेगा। आप देख पा रहे हैं यहां से स्लोप घट रहा है नीचे की तरफ। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर तो बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है। तो मैक्सिमम किस पर हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर आपसे पूछे कि पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का आयतन किस पर मिनिमम होता है, कम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, रुद्धोष्म परिवर्तन जो होता है, एडियाबैटिक चेंजेस में क्या चीज स्थिर रहती है या फिर क्या चीज अपरिवर्तित रहती है, कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा रुद्धोष्म परिवर्तन होता है, जो एडियाबैटिक चेंजेस होते हैं, उसमें हमारा जो हीट है, जो उष्मा है ना, ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, उष्मा ना तो दी जाती है और ना ही ली जाती है एटमॉस्फेयर से। तो रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है, जो हमारा उष्मा है वो अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज रहता है। ओके, अब देखिए जो इंटरनल एनर्जी की जो थ्योरी थी वो हमारे उष्मागतिकी के कौन से नियम से निकलती है। आंतरिक ऊर्जा की जो संकल्पना है उष्मागतिकी के किस नियम से आती है, तो हमारा प्रथम नियम से आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना आती है या फिर दी जाती है। ओके, जो हमारा ये आंतरिक ऊर्जा की जो संकल्पना है ये उष्मागतिकी के कौन से नियम से दी जाती है, तो फर्स्ट रूल से दी जाती है, प्रथम नियम से दी जाती है। ठीक है, ताप का नियम कौन सा होता है, उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ठीक है, उष्मागतिकी का शून्यवां नियम हमारा ताप को परिभाषित करता है। ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए आया क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, जो जल होता है, जल का जो वेपराइजेशन होता है, जल का जो वाष्पीकरण होता है, तो वो किस ताप पर होता है। जल का वाष्पीकरण किस ताप पर होता है, हिमांक बिंदु पर, गलनांक बिंदु पर, क्वथनांक बिंदु पर। हिमांक बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक बिंदु को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जितना भी टेम्परेचर होता है, चाहे मेल्टिंग हो, चाहे बॉइलिंग हो, चाहे आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो सभी सिचुएशन में हमारा वाष्पीकरण होता रहता है। आप देखते हैं बारिश के दिनों में जब पानी होता है, बारिश हो जाती है तो खेत में पानी रहता है, तो खेत का पानी ऑटोमेटिक क्या होता है, धूप जब निकलती है तो धीरे धीरे क्या होता है, वेपराइज होता है, और 2-4 दिन के बाद वो पानी हमको दिखाई नहीं देता। कुछ तो जमीन के अंदर सोख ली जाती है और कुछ क्या होता है, एटमॉस्फेयर में सन की रोशनी से वेपराइज हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि सभी तापमानों पर जो पानी का वाष्पीकरण वो पॉसिबल है या फिर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीनों पर क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। अब बताइए अगर किसी द्रव का वाष्पीकरण हो रहा है तो तापमान में क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आएगा। इसका आप एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। हमारी बॉडी गर्मी में जब पसीना होता है, बाहर से हम लोग आते हैं, फैन या एसी ऑन करके क्या करते हैं, अपने आप को ठंडक महसूस कराते हैं। वो ठंडक हमको महसूस क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में पसीना आया था वो पसीना इस एयर के चलने से क्या हो रहा है, वेपराइज हो गया, और वेपराइज होने से जो पानी वेपराइज हो रहा था, पसीना जो वेपराइज हो रहा था, वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर घट जाता है।
ठीक है। और वेपराइज होने के लिए वो जो हीट लेता है किससे लेता है, हमारी बॉडी से लेता है। तो इसलिए होता क्या है, टेम्परेचर घट जाता है और हमको ठंडक महसूस होती है। ठीक है। तो जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उसका जो तापमान होता है वो क्या होता है, घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अब बताइए जो न्यूटन का शीतलन नियम है, ठीक है, न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो किसके नियम के समकालीन है या किसके नियम की एक विशेष स्थिति है। तो स्टीफन का जो नियम है, ठीक है, स्टीफन का नियम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। E क्या है, किसी विकिरण के उत्सर्जन की दर है, और T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है। तो ये रहा स्टीफन का नियम। किसी भी वस्तु के विकिरण के उत्सर्जन की जो रेट होती है वो उस वस्तु के ताप के चतुर्थ घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ये रहा स्टीफन का नियम। और इसी स्टीफन के नियम पर हमारा न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो पूरी तरह से बेस्ड है। ठीक है। अब आता है जो पानी का घनत्व होता है वो किस पर मैक्सिमम होता है। बताइए, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि पानी का जो घनत्व होता है वो किस पर मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, निम्नतम होता है या फिर न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो देखिए इस बार क्वेश्चन मैंने इसको लिया क्यों, इसके पीछे रीजन था कि ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में आप लोगों के, उसमें क्वेश्चन में दिया था 4 डिग्री सेल्सियस ना देकर के वहां पर दिया था 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जिनको नहीं पता था कि 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्चुअल में सेल्सियस टर्म्स में वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है, वो उन्होंने क्या किया था, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में चाहे 4 डिग्री सेल्सियस लिख कर आए डेंसिटी के मामले में, चाहे वॉल्यूम के मामले में, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस बोले या फिर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले, ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस एंड 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ये क्या होते हैं, आपस में सेम ही होते हैं। ठीक है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए जो टेलीविजन होता है, जो इसकी में जो रिमोट यूज करते हैं हम लोग, उस रिमोट में क्या ऐसा चीज डाला जाता है जिससे कि हम लोग उसको यूज कर पाते हैं, तो उसके अंदर होता है इंफ्रारेड वेव। ठीक है। अवरक्त किरणें होती है उसमें। ठीक है। टेलीविजन का जो रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल होता है जो, उसमें अवरक्त किरणें डाली जाती हैं। और जो इसकी अवरक्त किरणें हैं, इसकी जो खोज किए थे वो किए थे हर्सेल नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है। अवरक्त किरणों की खोज किसने किया था, हर्सेल नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। अब आता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की बीमा बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, ये रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो प्लांक नियतांक की बीमा होती है ml² T टू द पावर -1। अगर आप चाहें तो मैं इसको निकाल के बता सकता हूं कि आप अगर आप नहीं रट सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं, तो एग्जाम में आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा E इक्वल टू होता है H न्यू, ये किसका सिंबल है, न्यू बोलते हैं, NEW न्यू। ठीक है। तो हमको H निकालना है तो E और इस न्यू को अपान में लाएंगे हम। अब देखिएगा E क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ml² T टू द पावर -2। और ये न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, 1/T, मतलब T टू द पावर -1। तो ये T टू द पावर -1 हो गया। अब देखिए हम इस T टू द पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये T टू द पावर +1 होगा। तो -2 और +1 -1 आ जाएगा, तो हमारा वही मिल जाएगा ml² T टू द पावर -2 + 1 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ml² T टू द पावर -1। बहुत इजी है निकालना दोस्तों, बस आपको जिसका निकालना है उसको एक तरफ कर लीजिए और जो जो टर्म्स उसके साथ है उसको एक तरफ कर दीजिए। और जो जो टर्म्स हमको मिला है रेशियो फॉर्म में उनका आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, या फिर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये रहा ml² T टू द पावर -1 हमारा प्लांक नियतांक की बीमा। ओके।